नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। आज का यह वीडियो क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भूगोल पे है। आप देख सकते हैं भारत संसाधन एवं उपयोग किताब का नाम है और हम लोग इसमें पढ़ रहे थे अध्याय 1 भारत संसाधन एवं उपयोग इकाई 1 था और इसका अध्याय तीसरा हम लोग पिछले भाग के वीडियो में पढ़े थे जिसका नाम था वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। ठीक है, इस अध्याय को हम लोग अच्छे से समझ चुके थे। आज के इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। यह काफ़ी लंबा चैप्टर था। ठीक, देखिए इसके अभ्यास प्रश्नों में कुल मिलाकर देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें 4 ऑप्शन है। उसका एक आंसर आपको सिलेक्ट करना है। इसमें कुल 12 क्वेश्चन है, 12 नहीं 15 क्वेश्चन है। ठीक है, और फिर उसके बाद लघु उत्तरीय है 10 क्वेश्चन और फिर दीर्घ उत्तरीय है 5 क्वेश्चन। ठीक, तो हम इन सभी प्रश्नों का हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। चलते हैं पहले प्रश्न पे। कह रहा है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो 2001 की बात हो रही है तो 2001 में 19.27% हमारे पूरे भारत देश में वन था। लेकिन अगर वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो वर्तमान में हमारे भारत देश में 24.62% क्षेत्र पर वन का विस्तार है। ठीक है, कुल कितना वन है तो 80.9 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। दूसरा प्रश्न है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है। तो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो वन है वो ये तो पहले का डाटा दिया हुआ है। ठीक है, जो कि गलत है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो वर्तमान वन है वह 24.62% है। आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है। अगला है 3 नंबर प्रश्न कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। ठीक, तो बिहार में याद रखिए यह तीनों गलत है। बिहार में यह सही हो सकता है। ठीक है, सिर्फ 7 नहीं 7.9% है। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ गया है। तो बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन है तो 7.9%। ठीक, अगला प्रश्न है 4 नंबर कि पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। यानी आदिवासी जिले हैं उसमें देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 60.11%। ठीक है, यह देखिए आप पीछे आपके पेज नंबर कितना है 48 पे देखिए आपके यहाँ पे दिया हुआ है। भारत में 188 आदिवासी जिलों में कुल वन क्षेत्र का 60.11% पाया जाता है। ठीक है, वहीं से यह क्वेश्चन लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है 5 नंबर कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वन का जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश में है। आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, और सबसे कम की अगर बात होगी तो हरियाणा, पंजाब और गोवा में सबसे कम वन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ है मध्य प्रदेश में। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो देखिए प्रबंधन और संरक्षण की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। आप पीछे पढ़े होंगे। आप यहाँ पे देखिए पेज नंबर देखिए 49 पे है कि प्रशासकीय दृष्टि से वनों को निम्नांकित वर्गों में रखा गया है। पहला है आरक्षित वन रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा है आरक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और तीसरा है अवर्गीकृत यानी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। ठीक है, और इसी तीनों क्षेत्र में वनों को तीनों वर्ग में वनों को बांटा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ। मतलब वनों को काट के उसको खेत बना दिया गया। तो 1951 से 80 तक 26,200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वन से कृषि भूमि में बदला गया। ठीक है, यहाँ पे किताब में इसका चर्चा है। चलिए अगला प्रश्न है संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ठीक है, आप पीछे यहाँ पे पढ़े भी हैं। यहाँ पे देखिए कि संविधान की धारा 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 47, 48 तथा 51A का जी वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के नियम है इसमें। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व भर में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। देखिए 1948 में पूरे विश्व में 4 अरब हेक्टेयर क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार था। और अगर आज की डेट की बात की जाए यानी 2023 में भी लगभग इतना ही वन है, 4.09 अरब हेक्टेयर।
ठीक है। हुआ क्या कि 1948 में इतना ही वन था, ये वन धीरे धीरे फिर घटने लगा। ठीक, जब घटने लगा तो फिर विश्व के सभी देशों के सरकारों ने इस पर चिंता जताया, फिर जागरूकता फैलाया, वृक्षारोपण हुआ, धीरे धीरे फिर बढ़ते हुए आज के डेट में भी लगभग इतना ही 4.09%, 4.09 अरब हेक्टेयर पर वन का विस्तार है। ठीक है, पूरे विश्व की बात हो रही है। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, तो देखिए अफ्रीका कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, आपकी किताब में से चर्चा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 के दौरान कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो अफ्रीकी कन्वेंशन। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। ठीक है, देखिए यह जो चारों जीव है इसमें से आपको ऐसा जीव बताना है जो सिर्फ भारत में है, बाकी भारत के अलावा किसी दूसरे देश में नहीं है। तो आप याद रखेंगे घड़ियाल। ठीक है, घड़ियाल जो है यह सिर्फ हमारे भारत देश में ही मिलता है, बाकी सारा जीव जो है वह हमारे भारत में भी मिलेगा और अन्य विश्व के अन्य देशों में भी मिलेगा, लेकिन घड़ियाल सिर्फ आपके भारत देश में ही है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। 12 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी, यह तो आपको पता ही होगा कौन है, मयूर है। ठीक है, और राष्ट्रीय पशु का बात होगा तो क्या है, बाघ है। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर कि मैनग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है। तो देखिए मैनग्रोव के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि यह जितने भी समुद्र से सटे हुए जितने भी तटीय राज्य हैं वहाँ पे मैनग्रोव वन जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, और मैनग्रोव वन का सबसे ज़्यादा विस्तार है सुंदरवन में, यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ठीक है, सुंदरवन कहाँ पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल में, आप इसको याद रखेंगे, और यहीं पे सबसे ज़्यादा मैनग्रोव वन है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपका 14 नंबर कि टेक्सोल का उपयोग किस चीज़ में होता है। तो टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर के इलाज में। ठीक है, या पेड़ के छाल से इसका दवा निकाला जाता है। ठीक है, पढ़े भी हैं पीछे। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर कि चरक का संबंध किस देश से था। तो देखिए चरक हमारे भारत देश के थे। ठीक है, बहुत बड़े आयुर्वेद के जनक इनको कहा जाता है, चरक को। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, आयुर्वेद के जनक कहा जाता है, और ये कुषाण शासक के समय कुषाण राजाओं के राज्य वैद्य थे चरक। ठीक है, तो याद रखेंगे ये हमारे भारत देश में आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, और कुषाण राजाओं के समय कुषाण राजाओं के राज्य वैद्य थे चरक, इनका संबंध भारत से है। चलिए अब हमारा अगला जो प्रश्न है वह है लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें कुल 10 प्रश्न है। ठीक है, तो इन 10 प्रश्नों को हम लोग एक एक करके हम लोग देखते हैं, चलते हैं स्लाइड पे और इसका हल करवाते हैं आपको। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। तो देखिए बिहार में वन का विस्तार दयनीय स्थिति में है, क्योंकि वर्तमान बिहार में अधिकतर भूमि कृषि योग्य है। बिहार में मात्र 7,442 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन का विस्तार है, जो कुल बिहार के भूभाग का 7.90% है। ठीक है, आप इतना लिख सकते हैं बिहार के बारे में। दूसरा प्रश्न है कि वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखिए। वन विनाश के क्या मुख्य कारक हो सकते हैं। तो देखिए बहुत सारा कारक हो सकता है, कृषिगत भूमि का फैलाव, नदी घाटी परियोजना, खनन कार्य, रेल मार्ग एवं सड़कों का विकास, पालतू पशुओं द्वारा अनियंत्रित चारण। ठीक है, तो इन सब से क्या होता है, वन का विनाश होता है। देखिए यहाँ पे चरण लिखा गया, आप इसको चारण लिखेंगे। ठीक है, चारण। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला 3 नंबर प्रश्न है कि वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए। तो देखिए वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच के जैसा है, जो केवल एक संसाधन ही नहीं बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक भी है। ठीक है, सृष्टि के आरंभ से ही मानव इसके आंचल में पोषित होता रहा है, क्योंकि यह सभी जीवों के लिए खाद्य ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत है। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न है कि वन्य जीवों के ह्रास के 4 मुख्य कारकों का उल्लेख कीजिए। मतलब किस तरह से वन्य जीव जो है वो खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो 4 मुख्य कारक में पहला लिख सकते हैं, जनसंख्या में हो रही अनियंत्रित वृद्धि, औद्योगिक विकास, शहरीकरण इत्यादि से वन्य जीवों के आवास का अतिक्रमण हो रहा है, उनका घर टूट रहा है। ठीक है, दूसरा में है बढ़ते प्रदूषण से भी वन्य जीवों का जो जीवन है वो प्रभावित हो रहा है। तीसरा में है आर्थिक लाभ हेतु किसी खास प्रजातियों का दोहन से वे संकटग्रस्त हो गई हैं। ठीक है, और चौथा है कि निरंतर शिकार भी वन्य जीवों के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्लियर है। पांचवा प्रश्न है कि वन और वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाज का उल्लेख कीजिए। तो देखिए वन और वन्य जीवों के संरक्षण हेतु प्रत्येक वर्ष भारत में वन महोत्सव जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक है, वन्य संरक्षण हेतु आदिवासी क्षेत्रों में सरहुल पर्व मनाया जाता है। हमारे देश में
कोई नहीं, कई धार्मिक अनुष्ठानों में 100 से अधिक पौधों की प्रजातियों का प्रयोग होता है, ठीक है, जो इनके संरक्षण में सहायक है। हमारे देश में सदियों से बरगद, पीपल, तुलसी, आंवला, केला इत्यादि के पूजन का परंपरा है, जो इनके संरक्षण में सहायक है, ठीक है। यहाँ कोई नहीं, कई होगा, ठीक है। अगला है चिपको आंदोलन क्या है। तो देखिए, चिपको आंदोलन उत्तर प्रदेश के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। इस आंदोलन में स्थानीय लोग ठेकेदारों की कुल्हाड़ी से हरे भरे पौधों को काटते देख उसे बचाने के लिए पेड़ पौधों को घेर कर इसकी रक्षा करते थे, ठीक है। पेड़ पौधों से चिपक जाते थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया चिपको आंदोलन। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर कि कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है। तो पढ़े ही हैं आप, कैंसर रोग के उपचार के लिए टेक्सोल एक औषधि है जो एक प्रकार के सदाबहार वृक्ष के छाल टेक्साल बेकेटा एवं टी ब्रेविफोलिया से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और 10वां नंबर प्रश्न है कि 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों के नाम लिखिए। तो लुप्त होने वाले मतलब जो खत्म हो चुके हैं, अब हमारे विश्व के किसी भी कोने में यह जीव नहीं है। तो देखिए, एशियाई चीता, गुलाबी सर वाली बत्तख, डोडो, डायनासोर, हिमालयी बटेर, इटलस भालू, भारतीय गिद्ध, कस्तूरी मृग, यात्री कबूतर इत्यादि यह सब खत्म हो चुका है, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है कि वन्य जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्याओं पर अपना विचार स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, जीवों की संख्या में कमी के प्रमुख कारक पाराबैंगनी किरणें, अम्ल वर्षा और हरितगृह प्रभाव है। इसके अतिरिक्त वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण के कारण वन एवं वन्य जीवों के जीवन का जो चक्र है वह गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। जीवन चक्र को पूर्ण किए बिना नए पौधे या जंतु का जन्म नहीं हो सकता। फलतः वास स्थान उपलब्ध रहने के बावजूद भी वन्य जीव धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, ठीक है। 10 नंबर है कि भारत के 2 प्रमुख जैव मंडल क्षेत्र का नाम, क्षेत्रफल एवं राज्यों का नाम बताएं। देखिए, भारत में कुल मिलाकर 18 प्रमुख जैव मंडल है, जिसमें से मात्र 2 को आपको पूछ रहा है। 2 आप अपने मन से किसी भी 2 का आंसर कर सकते हैं, 2 के बारे में लिख सकते हैं। तो मैंने नीलगिरी का उदाहरण लिया है और मन्नार की खाड़ी का उदाहरण लिया है। नीलगिरी भारत का पहला जैव मंडल निचय है, जिसका क्षेत्रफल कितना है 5520 वर्ग किलोमीटर। यह तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है, ठीक। दूसरा है मन्नार की खाड़ी, जिसका क्षेत्रफल 10,500 वर्ग किलोमीटर है और यह कहाँ है, तमिलनाडु के उत्तर में रामेश्वरम द्वीप से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ठीक है। तो आप किताब में देख सकते हैं, इस तरह से आपने 10 प्रश्नों का हल कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। देखिए, दीर्घ उत्तरीय में कुल मिलाकर 5 प्रश्न है और इस तरह स्लाइड के माध्यम से हम लोग इस 5 प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। चलते हैं स्लाइड पे। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि वन एवं वन्य जीवों के महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। देखिए, वन एवं वन प्राणी मानव जीवन के प्रमुख हमसफर है। वन पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच है। वन तथा वन्य प्राणी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण घटक है। वास्तव में वन प्रकृति का एक अमूल्य उपहार है। सृष्टि के आरंभ से ही मानव इसके आंचल में पोषित होता रहा है। वन एवं वन्य प्राणी मानव के लिए प्रतिस्थापित होने वाला संसाधन है। यह इस जीवमंडल में सभी जीवों को संतुलित स्थिति में जीने के लिए अथवा संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में सर्वाधिक योगदान देता है, ठीक है। सभी जीवों के लिए खाद्य ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत वन ही है, ठीक। तो आप इतना लिख सकते हैं वन एवं वन्य जीवों के बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए और सभी वर्गों का वर्णन विस्तार से कीजिए। तो देखिए, घनत्व के आधार पर आपके किताब में भी 5 प्रकार का वन दिया हुआ है। अत्यंत सघन वन, खाली खुला वन। देखिए, यहाँ पे अंडरलाइन करने की वजह से छिप गया है, यह खुला वन है। इसके बाद देखिए, झाड़ियाँ एवं अन्य वन है और लास्ट वाला है मैनग्रोव वन, ठीक है। तो इस 5 प्रकार के बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं, यहाँ पे किताब में भी दिया हुआ है, ठीक है। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। आपका अगला प्रश्न है कि जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, विस्तार से आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवन अर्थात जीवन की विविधता ही क्या है, जैव विविधता है, ठीक है। यह भूमंडल जो हम सबों का आवास है, सूक्ष्म जीवों बैक्टीरिया से लेकर वट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों जीवधारी का अधिवास है। यानी छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सभी जीव यहाँ पे अपना जीवन जी रहे हैं। सही अर्थों में यह पृथ्वी जैव विविधता का भंडार है। हमारा देश जैव विविधता के संदर्भ में विश्व में सर्वाधिक समृद्ध देशों में से एक है, ठीक है। जैव विविधता से हम परोक्ष एवं अपरोक्ष लाभ उठाते हैं। जैव विविधता हमारे लिए भोजन, औषधियाँ, रेशे, रबर, लकड़ी इत्यादि का
साधन है। कई सूक्ष्म जीव का उपयोग बहुमूल्य उत्पाद तैयार करने के लिए उद्योगों में प्रयोग होता है। यह हमें बहुत सारे पारिस्थितिकीय सेवा प्रदान करता है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पे। आपका अगला 4 नंबर प्रश्न है कि विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक, वनस्पति और प्राणी जगत नहीं, जात ही सही है, आपकी किताब में जात लिखा हुआ है। ठीक है, वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास के कारक है। ठीक है, तो देखिए जनसंख्या में हो रही अनियंत्रित वृद्धि, औद्योगिक विकास, शहरीकरण, नदी घाटी परियोजना, बढ़ते प्रदूषण इत्यादि से वनों का नुकसान हो रहा है, जिससे उनमें रहने वाले वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास स्थान भी छीनता जा रहा है। इससे उनकी सामान्य वृद्धि तथा प्रजनन क्षमता में कमी आ रही है। बहुत सारे वन्य जीवों का अवैध शिकार कर उन्हें बेचा जाता है। इसकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कालाबाजारी होती है। आर्थिक लाभ के लिए इस तरह से पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का कालाबाजारी होने से कई प्रजातियां संकटग्रस्त हो चुकी है। ठीक है, तो 4 नंबर में आप इतना लिख सकते हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न 5 नंबर पे। 5 नंबर में देखिए भारतीय जैवमंडल क्षेत्रों की चर्चा करना है। तो आप तो पढ़ ही चुके हैं, भारत में कुल कितने जैवमंडल क्षेत्र है? 18 जैवमंडल क्षेत्र है, और इन सभी का मैंने लिस्ट बना दिया है इसमें। ठीक है, और हमारे भारत देश के नक्शे पे कौन जैवमंडल कहाँ है इसका भी मैंने चित्र इसमें डाल दिया है। ठीक, तो यह चित्र अगर आपको धुंधला दिख रहा होगा तो आप अपने वीडियो का क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, बढ़ा देंगे तो शायद यह आपको साफ दिखने लगेगा। ठीक, या फिर आप गूगल से भी सर्च करके यह आप जानकारी आप देख सकते हैं। 18 जैवमंडल क्षेत्र है, सबका क्या नाम है, किस राज्य में फैला हुआ है, किस वर्ष स्थापना हुआ, तो आप अपने कॉपी में इस तरह से इस सबका बना सकते हैं, तो सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा हो जाएगा। ठीक, तो आप इस तरह से इसका आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। भारत में कुल कितने जैवमंडल क्षेत्र है? तो 18। सबसे पहला याद रखेंगे नीलगिरी। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो हाल फिलहाल में बना है वह है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो यह 18 जैवमंडल क्षेत्र हमारे देश में है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपने इन 5 दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नों को हल कर लिया, लघु-उत्तरीय प्रश्नों को भी आपने हल कर लिया, इधर वस्तुनिष्ठ प्रश्न था इसको भी आपने हल कर लिया, और इसी के साथ आपका यह जो अभ्यास प्रश्नों का श्रृंखला था यह खत्म हो गया। ठीक है, आशा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ यह जो पूरा अध्याय है आपका वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, यह अध्याय भी खत्म हो गया। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा ले, ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करते रहें। ठीक है, पढ़ते रहें और खुश रहें।